लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में। नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा और इस हफ्ते के लीगल राउंडअप के साथ शुरू करते हैं इस हफ्ते का शो और बात करेंगे देश की सर्वोच्च अदालत और दूसरी अदालतों से आने वाली खबरों पर और चर्चा करेंगे खास उस खबर पर जो खबर इस पूरे हफ्ते सुर्खियों पर रही। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। 4 फरवरी को केंद्र ने अपॉइंटमेंट की दी थी मंजूरी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद, भारत में नहीं लगेगा बीबीसी पर बैन। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, अब अदालत में न्यायाधीशों का एक भी पद खाली नहीं। विक्टोरिया गौरी को जज बनाने के खिलाफ याचिका खारिज। वकील की दलील हेट स्पीच थी। सुप्रीम कोर्ट का जवाब 2018 में दी थी। कोलिजियम ने ये देखा होगा। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच की जो खींचातान है, उस खींचातानी, उस लड़ाई, उस नोकझोंक के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह हफ्ता बेहद खास रहा क्योंकि 5 नए जजेस ने यहाँ पर शपथ ग्रहण लिया इस हफ्ते। और कौन कौन से वो जज थे वो हम आपको बताएंगे। साथ ही एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया है जजेस प्रोफाइल का और इस बार जजेस प्रोफाइल पे हम बात करेंगे जस्टिस पंकज मित्तल की। लंबे अरसे से जजों की नियुक्ति को लेकर चल रहे सरकार और कोलिजियम की तनातनी के बीच 5 नए जज सुप्रीम कोर्ट को मिले। जिन 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज के लिए शपथ ली वो नाम है जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल और जस्टिस पीवी संजय कुमार के साथ जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुतुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा, उन्होंने भी शपथ ली। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट की ई कोर्ट के साथ मिलकर काम कर रही है, ई कमेटी के साथ मिलकर काम कर रही है और ये कमेटी को जो हेड कर रहे हैं वो खुद देश के सीजेआई हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है, उसको डिजिटल इंडिया की तरफ से ई कोर्ट के लिए प्रोत्साहन मिला है, पुरस्कार मिला है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और इसी का जायजा लॉ स्ट्रीट जर्नल ने खुद जाकर साकेत कोर्ट जो कि दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां जाकर इसकी पड़ताल करी कि क्या सच में हमारे जो देश के न्यायालय हैं, जो देश के कोर्ट हैं, वो पेपर लेस हुए हैं। ई कोर्ट का कुछ प्रभाव, कुछ जो अच्छाइयां हैं ई कोर्ट की, वो क्या हमारे न्यायालयों में दिख रही हैं। हमने इसकी पड़ताल करी, आप भी देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत के कानून मंत्री जब ये बात करते हैं कि देश में न्यायालयों के कामकाज करने के तरीके को ज्यादातर ऑनलाइन कर दिया गया है तो इसके मायने बड़े हो जाते हैं क्योंकि भारत जैसे देश में ये कहावतें आम है कि एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े तो एड़ियां तक घिस जाती हैं। लेकिन ई कोर्ट और पेपरलेस न्यायालयों के पीछे कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हम दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत कोर्ट पहुंचे और वहां जमीनी हकीकत क्या है आइए दिखाते हैं। बात है ई कोर्ट सिस्टम आया है, इसकी इनिशिएटिव हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस सर के एक तरह से इनिशिएटिव है इनका, ताकि ग्राउंड रूट पे पब्लिक को रियल ग्राउंड पे जस्टिस मिल सके, सो दे कैन एक्सेस टू जस्टिस विद इन देयर डोर स्टेप्स। ई कोर्ट जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा है और मैं समझता हूँ आगे भी जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, जिससे कि क्लाइंट को भी रिलीफ मिल रहा है और एडवोकेट को भी बहुत ही आसानियाँ हो रही हैं इस काम को लेकर के। और हमारी कोर्ट भी जो है ई कोर्ट को लेकर के जो है बहुत इनिशिएटिव स्टेप्स ले रही हैं। हमने कई लोगों से बात की जहां सभी ने माना कि कोर्ट कचहरी का काम अब ज्यादा सरल और आसान हो गया है। अब कोर्ट कचहरी में ऑनलाइन कामकाज के कारण 80% तक कागजों की कम जरूरत पड़ती है। बदलाव आया है। हाँ, बहुत बदलाव आया है, ऑनलाइन हो रहा है और ये अच्छा हो रहा है कि मतलब ये इससे जो है ये पेपर वर्क है थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले जो 80 पेज में काम हो जाता था वो अब 20 पेज में होता है। वकीलों की बात में कितनी सच्चाई है और क्या सच में देश के न्यायालयों में पेपर वर्क कम हुआ है ये जानने के लिए हम साकेत कोर्ट के परिसर में ही बड़ी मात्रा में चलने वाले फोटो स्टेट की दुकान में पहुंचे जहां ई कोर्ट की सफलता का दर्द दुकानदार की बातों से छलका, जिसे हमारे कैमरे ने कुछ यूं कैद किया। काम है ही नहीं बिल्कुल भी यहाँ पर, हर आदमी सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सब जो भी आता है ऑनलाइन काम करवाता है। फोटोकॉपी का काम कम हो गया, बिल्कुल ना के बराबर हो गया। हालांकि कई ऐसे लोग भी कोर्ट में मिले जिन्हें ऑनलाइन फाइलिंग और प्रोसेसिंग की जानकारी नहीं थी। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं कि कितना आपको आना पड़ता है कोर्ट, कितनी परेशानी का सामना वो तो है, वो तो आपको कोर्ट आना पड़ता है 1 महीने में। देखो जब डेट देते हैं तभी आना पड़ता है और कई बार पहले शुरू में जल्दी भी आना पड़ता है और जब डेट होती है तो जब आना पड़ता है, जब कि कह देते हैं तभी आना पड़ता है। वो तो
ऑनलाइन के बारे में आपको कुछ पता है कि आप ऑनलाइन अपने केस लड़ सकती हैं या आपका जो वकील है वो ऑनलाइन हियरिंग पे जा सकता है? नहीं, ये जानकारी हमें नहीं है, ये जानकारी नहीं। साथ ही कुछ पुराने लोग भी जिनके लिए ऑनलाइन का मतलब कुछ नहीं था, साथ ही उन लोगों को साइबर फ्रॉड की भी चिंता थी। अब साइबर क्राइम कितना हो रहा है, लोगों को साइबर क्राइम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, पता ही नहीं लगने दें कि आपको कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कर, आपको जानते ही नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं, आप कौन, आपने ऑनलाइन कर दिया, मैंने आपको करके आपको भेज दिया, आपने वो कर लिया उसको। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने कामों को भी जल्द ऑनलाइन करवाने की गुहार लगाई। कुल मिलाकर ई कोर्ट का सपना काफी हद तक पूरा हुआ है, जिससे आम जनता को तो फायदा मिला ही है, वकीलों को भी काम करने में आसानी हुई है। तो वो जमाने गए जब न्यायालयों के कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते एड़ियां घिस जाती थी। अब ई कोर्ट के जरिए जिस तरीके का माहौल देश के न्यायालयों में देखा जा रहा है, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब ये तीसरे चरण पे ई कोर्ट अपना काम करेगा तो एक बड़ी क्रांति आएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब संविधान यानी कि न्यायालयों से निकलकर चलते हैं सीधा संसद में, जहां हमारे देश के कानून मंत्री विपक्ष पर बरसे और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको दिखाते हैं। और राहुल गांधी जी भी 2004 से इस सदन में हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि अब एक्सपीरियंस हो गए होंगे। आदमी जैसे जैसे अनुभव करते हैं तो सीखता है। आज भी हम लोग सीखता है सर, और आदमी मरते दम तक जिंदगी भर सीखता है। और जब इस हाउस में किसी भी विषय पे चर्चा होती है तो नियम होता है, जब बजट पे चर्चा होगी तो बजट के बारे में इसमें डिस्कशन होगा, और जब 193 पे चर्चा होगा तो जिस विषय पे लेकर के चर्चा हो रहे हैं उस पे चर्चा होते हैं। और ये चर्चा जो हो रहे हैं, ये मोशन ऑफ थैंक्स टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन हर एड्रेस टू द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, एंड दैट इज द बेसिक नॉर्म्स व्हिच वी हैव टू अडॉप्ट, कि हम जिस मुद्दे को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं और उसी से हम इधर उधर भटकने का कोशिश ना करें। जब आदमी अपना राजनीति में टिके रहने के लिए इस सदन को इस्तेमाल करता है तो हमें कोई परे नहीं है, लेकिन जब इसका गैर इस्तेमाल करते हैं, बे इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हमको थोड़ा दुख होता है। अदरवाइज ये पीपुल्स हाउस है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का हाउस है, इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। यहां पे अपना बात रखना है, लेकिन जो भी बात रखते हैं उसका तरीका होना चाहिए। राहुल जी ने जीवीके का एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट को अदानी को दान में दे दिया। आज मैं देख रहा था तो उसका स्पष्टीकरण आया, वो कंपनी खुद कह रहे हैं कि अपना एक कमर्शियल इंटरेस्ट को देखते हुए उनको पैसा ऋण चुकाना था, इसलिए एक कमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के इंटरेस्ट में जो जरूरत है वही फैसला किया और उन्होंने एयरपोर्ट दिया। तो फिर राहुल जी को किसने कहा और इस सदन में झूठ बोलने के लिए किसने उसको जबरदस्ती प्रेशर डाला, ये हम पूछना चाहते हैं। जब लेने वाला को प्रॉब्लम नहीं है, देने वाला को प्रॉब्लम नहीं है, तो बीच में राहुल गांधी को प्रॉब्लम कहां से आया है? हम लोग जब विपक्ष में थे, हम चिल्ला चिल्ला करके कहते थे सरकार को कि हमारा बॉर्डर एरिया को ध्यान दिया कीजिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारा आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारा सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, इनका दुख दर्द को देखा जाए और हमारा बॉर्डर एरिया में जो विकास नहीं हुआ उसको ध्यान रखा जाए। लेकिन कभी भी हमको कोई जवाब सत्ता से मिला नहीं था उस समय। और यहां तक भी कहते थे कि जब मैं अरुणाचल प्रदेश का चर्चा करने के लिए मोशन मूव किया, तब भी खुद सदन के नेता उस समय प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि किरण, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको अलग से बात करेंगे, लेकिन इशू को सदन में ना उठाया जाए। और हमने देश हित में, जब सदन के नेता ने कहा कि बहुत गंभीर मामला है, ये नेबरिंग कंट्रीज का रिलेटेड मैटर है और इसको सरकार अपने तरफ से हैंडल करता है, सेंसिटिव मामला है, सदन में बहस नहीं होना चाहिए, हमने माना सर उस समय, और हमने अपना मोशन को हमने विड्रॉ किया। और हर दिन ये लोग कहते हैं चाइना पर चर्चा करना चाहिए, चाइना पर चर्चा करना चाहिए। जब अरुणाचल प्रदेश में, मैं जहां से आता हूं, 1962 जब चीन का वहां कब्जा हुआ, लगभग 1 महीने हमारे पूरे जिले चीन के कब्जे में चले गए थे।
उसके बाद में एक नीति बनाया उस समय का सरकार ने कि चाइना बॉर्डर में कोई रोड या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा बनाएंगे तो चाइना जल्दी यहां पहुंच जाएंगे। इस मानसिकता से आप लोग ने आगे चलाया है और 2013 में उस समय का रक्षा मंत्री A.K. एंटोनी जी ने सदन में पूरा खुले तौर पर बात रखा कि इसलिए रास्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने से चाइना तुरंत अंदर आ जाएगा, इसलिए नहीं करने का ये सरकार का नीति रहा है। ये आपका सरकार का नीति आपके सरकार के मंत्री ने सदन में रखा। ये तो 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद पॉलिसी चेंज हुआ और आज पूरे बॉर्डर एरिया में रोड्स बन रहा है, 4G नेटवर्क लगाया जा रहा है, ब्रिजेस बनाया जा रहा है और बिना मतलब से आप बाहर से कोई गलत न्यूज छपवाते हैं। 2014 में सरकार में आए तो कितने सालों से हमारा सपना था कि इस देश में हमारे शहीदों के लिए एक वार मेमोरियल होना चाहिए, कुछ भी नहीं कर पाया। मोदी जी का संकल्प से आज वार मेमोरियल बन गए हैं और हम सिर्फ अपने उन जवानों को जिन्होंने अपने जीवन दे दिया इस देश के लिए, उनको ही सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि नई आने वाले पीढ़ी को भी हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं कि देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। सर, जो अच्छा फोटो है, अच्छा फोटो को तो हम लोग तस्वीर देखते हैं, हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो परे नहीं। अभी ये कोई अच्छा फोटो है, देखिए, हम कोई ऑब्जेक्शन किया इस पे? आपके मुख्यमंत्री किसके साथ खुश है? हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, नहीं, हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अभी आपका ये देखिए आपके दामाद के साथ है सर, नहीं, हमने आपत्ति नहीं किया, हमने आपत्ति नहीं किया। अरे इस देश को अगर उद्योगपति नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं लगेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आपके मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगर किसी उद्योगपति से मिलते हैं या बाहर के डेलीगेशन से मिलते हैं तो उसमें आपत्ति करने वाला कोई बात नहीं है। आप भी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, हमारा भी पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोग तो कोई एयरलाइंस तो है नहीं हमारे पास कोई अपना से हम एयरलाइन चलाने का कोई साधन तो है नहीं। जब हम लोग पायलट भी नहीं है, जब हम लोग टूर करते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं तो किसी का एयरक्राफ्ट को बुकिंग करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी जब पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं और उसके लिए पार्टी एयरक्राफ्ट हायर करते हैं, उसके लिए पेमेंट देते हैं और उस एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं, कैंपेन करते हैं, उस तस्वीर को आप यहां दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? जब आप कुछ काम करते हैं तो उसका कोई मतलब तो होना चाहिए। बिना मतलब आप तस्वीर दिखा के GMR में घूमते, और हमेशा हम तो कह सकते हैं राहुल गांधी जी अभी तो पता नहीं क्यों चले गए, बाकी सब बैठे हैं, आप सुनिए। राहुल गांधी सिर्फ GMR कंपनी, उनके कंपनी की एयरक्राफ्ट में ही घूमते हैं और आपके सरकार के समय में GMR कंपनी को एयरपोर्ट चलाने के लिए दिया दिल्ली में। हम लोगों ने कुछ कहा? अगर नियम से कर रहे हैं, सिस्टम से चलाते हैं तो हमारा क्या आपत्ति है? तो बिना मतलब, मैंने शुरू में कहा, इतना इंपॉर्टेंट बहस में बिना मतलब आप हेडलाइन में आने के लिए, आप राजनीति में टिके रहने के लिए इस सदन का दुरुपयोग करना, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। इस देश का मालिक तो इस देश का जनता है। जो जनता फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। हम अपने मर्जी से चुन के आया नहीं है, जनता ने हमको भेजा है। और अब बात इस हफ्ते की सबसे चर्चित खबर। मद्रास हाईकोर्ट में बतौर एडिशनल जज चुने जाने पर एल विक्टोरिया गौरी को विरोध का सामना करना पड़ा। सुनवाई हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कई वकीलों ने याचिकाएं डाली और ये कहा कि उन्हें जज नहीं बनाना चाहिए। क्या कारण है और इस पर सुनवाई हुई, क्या कुछ रहा, आइए एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाए जाने का कुछ वकीलों ने विरोध किया था। इसके खिलाफ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की। एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने तुरंत सुनवाई की मांग की, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार यानी कि 3 फरवरी करने की बात की थी। यही वो दिन था जिस दिन एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया जाना था। सुनवाई हुई और याचिका को खारिज कर दिया गया।
याचिका में गौरी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हवाला देते हुए दलील दी गई थी कि जज की शपथ लेने वाले व्यक्ति की संविधान में पूरी आस्था होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि पहले भी ऐसे मौके आए जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जज बने हैं। करीब 22 मिनट सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान ही विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाई कोर्ट जज के रूप में शपथ ली। हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे जस्टिस टी राजा ने उन्हें शपथ दिलवाई। अब हम आपको बताते हैं कि खारिज करते हुए बेंच पर बैठे जजों ने क्या कहा। अपॉइंटमेंट के खिलाफ दलील। वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि गौरी के हाईकोर्ट जज बनाए जाने के रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया जाना चाहिए। जो भी जज शपथ लेने जा रहा है उसके लिए यह बेहद जरूरी है कि उसकी संविधान में पूरी आस्था हो। गौरी जो बयान पब्लिक में देती रही हैं उससे वो शपथ लेने के लिए अयोग्य साबित हो जाती हैं। मामला मद्रास हाईकोर्ट की नजर में था। फिर 10:35 पर शपथ। 10:35 का क्या महत्व है, अदालत 5 मिनट में फैसला करेगी, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा। पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अपॉइंट किया गया। जिन बयानों का जिक्र किया जा रहा है वो 2018 के हैं। मेरा मानना है कि गौरी के लिए रिकमेंडेशन से पहले कॉलेजियम ने निश्चित तौर पर इस पर भी विचार किया होगा। वहीं अपॉइंटमेंट के खिलाफ दलील के दौरान कहा गया कि सवाल पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं है, यह हेट स्पीच का मामला है। हेट स्पीच वह चीज है जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। इसी के चलते गौरी जज की शपथ लेने के लिए अयोग्य हो जाती हैं। यह केवल कागजी शपथ होगी। वहीं जस्टिस BR गवई का कहना था कि जज बनने से पहले मैं भी राजनीतिक पृष्ठभूमि का था। मैं 20 साल से न्यायाधीश हूं और कभी भी मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरे काम के आड़े नहीं आया। शपथ से पहले किसी जज के खिलाफ याचिका लगाने का यह पहला मामला नहीं था। कॉलेजियम की सिफारिश पाने के बावजूद जज की नियुक्ति रद्द करने का केवल एक ही मामला है। यह केस 1992 के कुमार पद्म प्रसाद वर्सेस भारत सरकार का था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शपथ से पहले KN श्रीवास्तव की गुवाहाटी हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति कैंसिल कर दी थी। यह हफ्ता देश के लिए और भी खास रहा क्योंकि इस हफ्ते बजट पेश हुआ। इस हफ्ते का बजट कैसा रहा ये हमें बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील और जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी। खास लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत ने उनसे बात करी और जानना चाहा कि इस बार का बजट कैसा रहा। क्या कुछ उन्होंने कहा ये देखते हैं। विजय सरदाना जी मौजूद है। विजय सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कि एक आम जनता के लिए, एक आम नागरिक के लिए, जो एक मध्य वर्गीय या निम्न वर्गीय व्यक्ति है इस देश का, उसके लिए इस साल का बजट, इस बार का बजट, क्या कुछ उसके जेब में कुछ रुपए बचाने वाला है? देखिए, अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, जो आपका सवाल था आम आदमी के लिए, निश्चित रूप से जो लोअर स्लैब है 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख किया गया। अगर आप विद डिडक्शन की भी बात करते हैं तो 7.5 लाख रुपए अगर किसी की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है नई स्कीम के हिसाब से। तो ये एक डेफिनेटली रिलीफ है, खासकर जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए। दूसरा, जो इस बजट में जो अच्छी बात यह है कि जो रूरल इकोनॉमी है उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। रूरल इकोनॉमी को डिजिटाइज करने का प्रयास है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आम आदमी जो आज हम शहरों में हैं, हम डिजिटल इकोनॉमी का फ़ायदा देख रहे हैं। अगर ये सुविधाएं हमारे गांव तक पहुंचती हैं तो जो शहर और गांव में जो फ़र्क है सर्विसेज का, क्वालिटी का, टाइमलाइन का, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होगा। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रूरल इकोसिस्टम के अंदर स्टार्टअप पे जोर दिया गया है। स्टार्टअप एक्सेलरेशन फंड बनाया गया है। काफ़ी हद तक इस बार पहली बार इस बजट में है कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, क्योंकि किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनको जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके लिए अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल नहीं मिलता। अगर वो मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंप्रूव होगी, इससे उनकी इनकम बढ़ेगी। तो कई इनोवेटिव अप्रोचेस ली गई हैं, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि ये जो बजट है ये बदलते हुए दुनिया के लिए, खासकर जो हमारा यूथ है उसको ये डायरेक्शन देता है कि आपको जो कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट है, आपको कन्वेंशनल बातों से हट के सेम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल, हिस्ट्री, सिविक्स, केमिस्ट्री की हम जो बात कर रहे हैं उससे आगे हट के हमें इंडस्ट्री 4.0 जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए। आप अब उसकी तैयारी करें। तो काफ़ी चीज़ों पे डायरेक्शन है। तो मुझे लगता है कि जो भी यूथ है उसको इस बजट को देखना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। तो चाहे वो क्लीन एनर्जी है, एफिशिएंसी है, IT ओरिएंटेड सर्विसेज हैं,
और वो जो बाकी सुविधाएं हैं, एक नया भारत का रूप, उसका फाउंडेशन कैसा है, वो इस बजट में आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा। सर एक सवाल बस और, अच्छाइयाँ तो आपने काफ़ी कुछ गिना दी, लेकिन बजट में कुछ मिसिंग आपको लगा? देखिए, जहाँ तक बात है मिसिंग की, तो मिसिंग तो बहुत कुछ हो सकता है। ऑल डिपेंड्स कि रिसोर्सेज कितने हैं, क्योंकि हमारा बजट ऑलमोस्ट 90% तो फिक्स होता है। अगर हम उसमें देखें कि डिफेंस एक्सपेंडिचर हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देना है, हमारे जो कमिटेड इंटरेस्ट पेमेंट हैं, जो हमने लोन ले रखे हैं, पेंशन फंड्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कमिटेड है। आपके पास जो मैन्यूवरिंग का ऑप्शन बचता है वो हार्डली 10% बचता है। अब 10% में आप कितना किसको बांटेंगे, एक बैलेंसिंग एक्ट रहता है। मैं बजट को हमेशा ये कहता हूँ, ये कि वर्केबल कॉम्प्रोमाइज़ है, आइडियल नहीं हो सकता। तो इस बार जो भारत सरकार ने अपनी प्रायोरिटीज सामने रखी हैं और उसको फंड करना है, इस बजट में बेसिकली एक बैलेंस शीट है कि कितना पैसा आएगा और उसको हम कहाँ डिप्लॉय करेंगे। बजट अपने आप में कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं देता है, क्योंकि पॉलिसीज साल भर बनती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग लेवल पे होता है, अलग अलग एजेंसीज को करना होता है। लेकिन प्रयास मुझे लगता है भारत सरकार का है कि हम इकोनॉमी में एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करें, इसीलिए डिजिटाइजेशन पे पूरा फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट कैसे करें ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, उस पर प्रयास है। और बदलती हुई दुनिया के लिए जो स्किल सेट्स चाहिए वो किस तरह से हम प्रमोट करें इस देश में, क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे, स्किल ही नहीं होगी, तो हम देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ये 4-5 मुद्दे पे फोकस है। और अगर हम ये चाहें कि ओवरनाइट हर घर में हर इंसान को सारी सुविधाएं मिल जाएं, तो मुझे लगता है कि इतना संसाधन इस देश में नहीं है। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं गैप्स दिखेंगे, और हर बजट में होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बजट इज़ ए आइडियल डॉक्यूमेंट, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़रूरतें ज़्यादा रहती हैं, संसाधन हमेशा कम होते हैं। तो कुछ अहम खबरें थीं जो देश के सुप्रीम कोर्ट और संसद से निकल कर आई थी। और अब बात करते हैं हाई कोर्ट्स की। आइए नजर डालते हैं हाई कोर्ट्स की हेडलाइंस पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रिंटिकर दिवाकर होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राम रहीम की पैरोल को रद्द करने पर हाईकोर्ट का नोटिस। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। एसजीपीसी ने दायर की याचिका। ईशा योगा केंद्र के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। तो उम्मीद है इस हफ्ते का लीगल राउंडअप आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने हमारे चैनल को, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्द उसे सब्सक्राइब करें। तो जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं संविधान की कहानी के साथ। और इस बार की कहानी कुछ खास है। इस बार हमें खुद देश के PIL मैन ऑफ इंडिया अश्विनी उपाध्याय बता रहे हैं कि अगर आप जनहित याचिका डालना चाहते हैं, PIL दाखिल करना चाहते हैं, तो कैसे आप खुद PIL दाखिल कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। इस हफ्ते के लीगल राउंडअप में सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार साथियों, आज हम संविधान में आर्टिकल 32 की बात करेंगे। आर्टिकल 32 में यह कहा गया है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, किसी भी तरीके का धार्मिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बोलने का अधिकार, किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। और यह व्यवस्था पहले केवल पर्सनल फंडामेंटल राइट तक थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक नया सिस्टम डेवलप किया, उसको कहते हैं PIL। जैसा आप जानते हैं, मैं PIL करता रहता हूं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो मैं बाकी के फंडामेंटल राइट के बजाय आज आपसे PIL के बारे में बात करता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा नाम से ही क्लियर है कि अगर कहीं पे किसी ग्रुप का, किसी कम्युनिटी का, एक कुछ ही बड़े एरिया में लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, तो उसको प्रोटेक्ट करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। कहीं किसी से भेदभाव हो रहा हो, कहीं किसी के जीवन पे बहुत बड़ा खतरा आ गया हो, किसी समुदाय के जीवन पे बहुत बड़ा खतरा आ गया हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हमारी जितनी PIL हम सुप्रीम कोर्ट हम लोग करते हैं, जो लोग भी PIL करते हैं, वो आर्टिकल 32 में ही होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होती है आर्टिकल 226 में। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपको अपने बारे में डिटेल आपको बताना पड़ता है जब आप PIL फाइल करते हैं। एक पैरा आपको अपने बारे में लिखना पड़ेगा, उसमें नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन कार्ड, अपनी एनुअल इनकम, ये सारा देना पड़ता है।
और ये बताना पड़ता है कि हाँ मैं एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हूं, हाँ मैं जनता के लिए काम करता हूं, मैं लोगों के लिए काम करता हूं। अपनी क्रेडेंशियल बताना पड़ता है, अपने बारे में पूरा डिटेल देना पड़ता है। फिर दूसरा, आपको एक पैरा ये भी लिखना पड़ता है कि जिस मुद्दे को मैं लेके आया हूं इसमें मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होना है इसमें। जो मैं मैटर लेके सुप्रीम कोर्ट आया हूं इससे मिलता जुलता मैंने किसी और कोर्ट में फाइल नहीं किया है, यह भी एक आपको वहां पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है। आपको यह भी बताना पड़ता है कि इसमें जो बेनिफिट मिलने वाला उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, यह भी बताना पड़ता है। यह भी बताना पड़ता है कि जिस तरीके का विषय मैं सुप्रीम कोर्ट में उठा रहा हूं ऐसा विषय, इससे संबंधित कहीं और कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। और फिर आपको यह बताना होता है कि ये जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसके फैक्ट लिखने पड़ते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कहीं एयर पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या हो गई, एयर पोल्यूशन के कारण पूरा एरिया जो है वो खराब है, लोगों को दिक्कत आ रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। कहीं वाटर पोल्यूशन की बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ गई है, उसलिए भी आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कहीं पे, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। कहीं पे रूल ऑफ लॉ एकदम डिस्टर्ब होने वाला है, कई बार ऐसा होता है इलेक्शन वगैरह होते हैं, फिर मारपीट शुरू हो जाती है, एक कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों कार्यकर्ता को मारना, जैसे बंगाल में हुआ था, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए सरकारें कुछ कानून बना रही है, चाहे वो केंद्र सरकार कानून बना रही है, राज्य सरकार कानून बना रही है, और वो कानून भेदभाव वाला है, वो जाति के आधार पर लोगों को बांट रहा है, भाषा के आधार पर बांट रहा है, क्षेत्र के आधार पर बांट रहा है, धर्म के आधार पर बांट रहा है, मजहब के आधार पर बांट रहा है, या जेंडर के आधार पर बांट रहा है, उसको भी आप चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। जब आप ये बताते हैं कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है, नोटिस इशू करता है, सरकार से जिनको आप पार्टी बनाते हैं उनसे जवाब मांगता है, और जब देखते हैं कि ये विषय बहुत ही एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है या पूरे नेशनल लेवल का विषय है या संविधान की इंटरप्रिटेशन इसमें होनी है, फिर उस मैटर को लार्जर बेंच को भेज दिया जाता है। सामान्यतया 2 जज या 3 जज सुनते हैं, लेकिन ऐसे लगा कि नहीं विषय बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको रेफर कर देते हैं 5 जजों को। एक जो सबसे बड़ा पीआईएल का बेनिफिट है वो ये है कि आपको एक यहां ओपन फोरम मिला हुआ है। आप विषय अगर महत्वपूर्ण है, नेशनल लेवल का विषय है, उसको सुप्रीम कोर्ट लेके आ सकते हैं आर्टिकल 32 में। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि पता चला वो विषय नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं है, वो स्टेट लेवल का विषय है, किसी एक जिले से संबंधित है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करता, उसको कह देता भाई आप हाई कोर्ट में जाओ, क्योंकि हाई कोर्ट में भी पीआईएल डाले जाने की व्यवस्था है आर्टिकल 226 में। और मैं एक बात और बता दूं, हाई कोर्ट का जो स्कोप है पीआईएल का वो सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 10 गुना ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्कोप है पीआईएल का बहुत नैरो है। पहला आपको कंडीशन आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है किसी कम्युनिटी का, मान लीजिए पूरी महिलाओं की फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं या पुरुषों के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं या एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ये पहली आपको कंडीशन स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, तभी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। जबकि हाई कोर्ट में अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा तो भी आर्टिकल 226 में पीएल फाइल कर सकते हैं। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई तब भी कर सकते हैं। तो जिन विषयों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं वो सारे विषय हाई कोर्ट जा ही सकते हैं 226 में। इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं सुनता है, वहां आप हाई कोर्ट जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं।